आपको लगता है कि एक कहानी खत्म हो गई है, वहीं दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की घटना में, जो हमसे फहद ने साझा की है। ये सब फहद के साथ दिसंबर 2025 में हुआ था। फहद कोलकाता के रहने वाले हैं और एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्हीं के फ्लोर पर 3 फ्लैट हैं। एक उनका है और सामने वाले फ्लैट में उनका चचेरा भाई जिशान रहता है। ये लोग कई सालों से अपने पैतृक गांव नहीं गए थे। उनका मूल स्थान बिहार था, लेकिन काम की वजह से वे सब कोलकाता आ गए थे। लगभग 7-8 सालों से ये लोग अपने गांव नहीं गए थे, जो बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा दूर दराज का गांव था, जिसका नाम था मिल्की चाक। इस बार जब उनकी सर्दी की छुट्टियां हुई तो सभी चचेरे भाइयों और बहनों ने मिलकर योजना बनाई कि इस बार वे सब गांव जाएंगे। इस घटना के मुख्य पात्रों में जिशान और काशिफ उम्र लगभग 14 साल, फहद, सहर और जाहिद उम्र लगभग 16 साल, इमरान और नेहा उम्र लगभग 20 साल, मारिया उम्र लगभग 23 साल और सबसे बड़ी सना उम्र लगभग 25 साल शामिल थे। ये पूरा समूह अपने परिवार के साथ बिहार के गांव पहुंचा। वहां उनका घर काफी बड़ा था, जिसमें लगभग 15 से 20 कमरे थे और उनके घर के ठीक बगल में थी एक पुरानी हवेली। एक ऐसी हवेली जिसकी छत उनके घर की छत से लगभग छूती थी, लेकिन वह हवेली उनके घर की तरह गुलजार नहीं थी। वहां कोई नहीं रहता था। अगर आप घर की छत पर खड़े हो जाइए तो सबसे पहला नजारा उसी हवेली का मिलता था। वह बड़ी पुरानी हवेली, जिसकी जली हुई दीवारें, टूटे हुए दरवाजे थे और बाहर एक बहुत बड़ा आंगन था, जहां किसी के न रहने के कारण जंगली घास फूस उगाई थी। उसे देखकर लगता था जैसे वक्त यहां ठहर गया है। पहले ही दिन से उस हवेली से आने वाली हवा में उन्हें मिट्टी और कुछ जले हुए की गंध आया करती थी। रात में ऐसा लगता था कि छत के ऊपर कोई घिसट कर या पैर रगड़ कर चल रहा है। और कभी कभी रात को 2 से 3 बजे के आसपास सिसकियों, रोने की आवाजों की भी आवाज आती थी, पर कुछ दिखता नहीं था। इस हवेली के बारे में सभी को अच्छे से चेतावनी दी गई थी कि जब तक यहां हो एक बात मत भूलना, गलती से भी उस हवेली में मत जाना। वहां मोटका रहता है। गांव वालों के मुताबिक मोटका एक सीधा सादा, जरूरत से ज्यादा मोटा लड़का था। ऐसे लोग अक्सर लोगों के मजाक का शिकार होते हैं। गांव में उसकी उम्र का हर बच्चा और यहां तक कि बड़े लोग भी उसे मोटका कहकर चिढ़ाते थे। मोटका को यह बहुत बुरा लगता था और उसके माता पिता भी दुखी रहते थे। एक दिन मोटका के पिता केरोसिन, मिट्टी का तेल का एक डिब्बा लाए थे, जिसमें छेद था। वह केरोसिन घर में फैल गया। जब उसकी गंध आई तो उसके माता पिता मिलकर उसे साफ कर रहे थे और मोटका भी उनकी मदद कर रहा था। यह दिवाली का समय था। बाहर खेल रहे बच्चों ने मोटका को चिढ़ाने के लिए एक योजना बनाई और पटाखों की एक लड़ी जलाकर खिड़की से उसके घर में फेंक दी। किस्मत से वह लड़ी वहीं गिरी जहां केरोसिन फैला हुआ था। पटाखे फूटते ही केरोसिन ने आग पकड़ ली और तीनों, मोटका, उसके पिता और मां, उसी आग में जलकर मर गए। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे घर को उसने अपनी चपेट में ले लिया। तभी से गांव के लोग कहते हैं कि वह घर शापित है। मोटका और उसके माँ बाप तो मर गए, लेकिन उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर वह बच्चा जो मोटका को चिढ़ाता था, एक एक करके जलकर मरने लगा। गांव वालों का मानना था कि मोटका ने अपनी मौत का बदला लिया और उन सबको मौत के घाट उतार दिया जो उसे परेशान करते थे। इसलिए अब उस हवेली के पास कोई नहीं भटकता था, लेकिन इनका घर उससे सटा हुआ था। जब इन नौजवानों को यह सब पता चला तो शहर में रहने वाले होने के कारण उन्हें ये सब बातें मनगढ़ंत लगी। इतनी सख्त चेतावनी के बावजूद उनके अंदर जिज्ञासा जागी कि क्यों ना इस हवेली को देख कर आया जाए। एक रात जब सब सो गए थे तो फहद, जाहिद और जिशान, जिनकी उम्र 14 से 16 साल के बीच थी, ने उस हवेली को तलाशने का मन बनाया। छत के रास्ते से वे चुपचाप हवेली के अंदर घुसे। अंदर घना अंधेरा था। दीवारें जलकर काली हो रखी थी और जली हुई लकड़ी की बू फैली थी। अंदर का माहौल उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा दे रहा था। तीनों अलग अलग दिशाओं में घर को देखने लगे। तभी अचानक फहद को जाहिद के चीखने की आवाज आई।
वह भागा हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा तो जाहिद बेहोश पड़ा था। होश में लाने पर वह बुरी तरह घबराया हुआ था और चीखा, बस भाग भाग, यहां से भाग। दोनों वहां से भागे और जिशान को भूल गए। वे सीधे छत के रास्ते अपने कमरे में पहुंचे और इतनी बुरी तरह डर गए थे कि कंबल में घुस गए और अगली सुबह ही उठे। अगली सुबह से उनकी जिंदगी में चीजें बदलने लगीं। सबसे पहला वाकया सहर के साथ हुआ। वह दोपहर में अपने कमरे में अकेली सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ और कमर पर जैसे किसी ने नाखून से छील दिया हो, ऐसे निशान थे। कमरा अंदर से बंद था और कोई वहां था भी नहीं। सबने इसे नींद में हुआ हादसा मानकर टाल दिया। किसी को नहीं पता था कि ये तीनों हवेली गए थे। अब धीरे धीरे सबने जाहिद के अंदर कुछ बदलाव महसूस किए। जाहिद पहले भी खुद से बातें करता था, पर इस बार अलग था। एक दिन फाहिद ने देखा कि जाहिद शीशे के सामने खड़ा है और खुद को देखते हुए बोल रहा है, सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा, मुझे भी उन्होंने जला दिया था। फहद ने आवाज दी तो वह होश में आया। फहद को लगा कि शायद उसकी पुरानी समस्या लौट आई है। 1-2 दिन बाद जाहिद और इमरान रसोई में कुछ बना रहे थे। वहां से गुजरते हुए सना की आंखें फटी रह गईं। इमरान के पीछे जाहिद एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ा था, जैसे वह उसे घोंप देगा। सना की चीख से जाहिद की ओर देखा। जाहिद किसी मदहोशी की हालत में था। उस पर चीख का कोई असर नहीं हुआ। सब भागकर आए और जाहिद को जगाया तो वह नींद से जागा हो और चाकू उसके हाथ से गिर गया। अब सब घबरा रहे थे। इसी बीच उनके घर के आसपास के लोगों के मुर्गे और मुर्गियां गायब होने लगे। ये गायब जानवर फहद के घर के पास एक गौशाला में मिलते थे। उनकी गर्दनें गायब होती थीं और लाशें खून से लथपथ पड़ी रहती थीं, जैसे किसी जानवर या इंसान ने उन्हें उखाड़ दिया हो। अगली शाम जाहिद को अचानक खून की उल्टी हुई। सब घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां जांच के बाद वह नॉर्मल हो गया। लेकिन अगले दिन फिर से उल्टी हुई और इस बार उसकी उल्टी में चिकन की चोंच के टुकड़े और कलंगी के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकले। यह देखकर सबको समझते देर नहीं लगी कि क्या चल रहा है। जाहिद को उठाकर बड़े लोग पटना के एक बड़े अस्पताल ले गए, जहां सारे चेकअप नॉर्मल आए। लेकिन अब परिवार को पता था कि यह कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जाहिद को घर वापस लाया गया और उस पर नजर रखी जाने लगी। उसी रात जब सब सो रहे थे तो एक चीख से नींद टूटी। यह आवाज मारिया की थी। सब भागकर पहुंचे तो देखा कि जाहिद उसकी गर्दन पकड़कर दबा रहा है। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी थीं और चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था। सबने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे उसे हटा नहीं पा रहे थे। मारिया का दम घुट रहा था। आखिरकार इमरान ने जाहिद को एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही जाहिद बेहोश हो गया, जैसे उसके शरीर से कुछ निकल गया हो। इस घटना से पूरा परिवार हिल गया और सबको यकीन हो गया कि जाहिद पर ऊपरी साया है। तब फहद ने घर वालों को बताया कि कैसे वे उस हवेली में गए थे और उसके बाद ही यह सब हो रहा है। अगले दिन जाहिद नॉर्मल उठा, लेकिन उसी दिन परिवार में किसी बड़े हादसे के कारण जाहिद के इलाज की बात टल गई। रात को उनके यहाँ बिजली चली गई। सब छत पर तंदूर के पास बैठे थे। तभी काशिफ नीचे इमरजेंसी लाइट लेने गया। अचानक घर में काशिफ के चीखने की आवाज गूंजी। सब भागे तो देखा कि बरामदे में काशिफ चिल्लाता हुआ भाग रहा है और उसके पीछे जाहिद चाकू लेकर उसे मारने दौड़ रहा है। सबने भागकर जाहिद को पकड़ा और उसे रस्सियों से बांध दिया। उसका चेहरा जाहिद जैसा नहीं था। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी बच्चे की, कभी आदमी की गहरी मर्दाना आवाज, मैं सबको जला दूंगा।
उनके पिता के कहने पर इमरान पास की मस्जिद से मौलवी साहब को बुलाकर लाए। मौलवी साहब ने आकर तिलावत शुरू की। उनके शुरू करते ही तेज हवाएं चलने लगीं। फिर वो हुआ जिस पर किसी की आंखें विश्वास नहीं कर सकती थीं। जाहिद हवा में 3 फुट ऊपर उठ गया और सबको क्रोधित नजरों से घूर रहा था। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा गांव जाग गया। सहर और काशिफ वहीं बेहोश हो गए। मौलवी साहब ने बाकी बच्चों को घर के अंदर भेजने को कहा। फिर जाहिद का शरीर हिला, हड्डियां टूटने जैसी आवाज आई और एक दर्द भरी चीख आई, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ। मौलवी ने कहा, यह मोटका नहीं है, यह उसका बाप है, वह यहाँ बदला लेने आया है। 3 घंटे की कोशिश के बाद, जिसमें जाहिद कभी मोटका, कभी उसकी माँ, कभी उसके बाप की आवाज में चीखता और उग्र होता रहा, आखिरकार वह शांत हुआ। मौलवी ने कहा कि अब उसका कब्जा खत्म हो चुका है। उन्होंने उसके गले में एक तावीज बांधा और कहा कि अब वह आजाद है। इस तरह मौलवी साहब ने जाहिद को मोटका और उसके परिवार के चंगुल से निकाला। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन एक राज अब भी बाकी था। अगले दिन जाहिद बिल्कुल नॉर्मल उठा। 2 दिन बाद वे सब कोलकाता के लिए बस में सवार हुए। बस में फहद, जाहिद, नेहा, सहर और मारिया पीछे बैठे हवेली की घटनाओं पर बात कर रहे थे। तभी फहद को याद आया, मैं और जाहिद तो वापस आ गए थे, लेकिन हमारे साथ जिशान भी गया था और वह उस समय हमारे साथ वापस नहीं आया था। सब एकदम चुप हो गए और जिशान की ओर देखने लगे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि पिछले कई दिनों से जिशान भी चुपचाप और अलग थलग रह रहा था। जब उन्होंने जिशान से पूछा कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, तो उसने अजीब सी मुस्कुराहट दी और गुस्से में कहा, मेरे साथ क्या होगा, जो होना था जाहिद के साथ हुआ है। मैं वापस आ गया था। पूछना बंद करो। उसकी आंखों में घबराहट के साथ एक गहरा अंधेरा भी था। वे सब वापस लौटे। फहद और जिशान आमने सामने के फ्लैट में रहते थे। 2 दिन बाद जाहिद और फहद रात को 2 बजे फहद के फ्लैट में बैठे थे। तभी उन दोनों ने एक साथ देखा कि एक छोटा सा बच्चा रेंगकर उनके कमरे के सामने से गुजरा। वे हैरान रह गए क्योंकि उनके घर में इतना छोटा बच्चा नहीं था। फहद भागकर बाहर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात नेहा ने भी अपनी आंखों के सामने एक मोटे लड़के का साया तेजी से भागते हुए देखा, जिसने जमीन से कुछ उठाया और गायब हो गया। इतना ही नहीं, हर रात पूरे घर में किसी भारी आदमी के दौड़ने की आवाज आती थी। उनकी सोसाइटी का पालतू कुत्ता मोको भी जिशान को देखते ही भौंकना शुरू कर देता था। एक रात सहर की नींद टूटी। पानी पीने के लिए वह बाहर निकली तो उसे जिशान के कमरे से आवाज आई। ध्यान से सुना तो जिशान एक पुराने बिहारी लहजे में बोल रहा था, उन्होंने मुझे जला दिया, मैं सबको जला दूंगा, मैं बदला लूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। सहर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सुबह उठते ही सबको बताया। सहर के घर वालों ने बिना देर किए एक बाबा को बुला लिया। बाबा ने फ्लैट में कदम रखते ही कहा कि इस घर में कुछ छुपा है और सभी औरतों को बाहर भेज दिया गया। फिर झगड़ा फूंक एक्सर्सिज्म शुरू हुआ। कमरे के अंदर से आवाजें आने लगीं। बाबा ने मंत्र पढ़े तो घर का तापमान एकदम से गिर गया और लाइटें झपझपाने ब्लिंक लगीं। फिर कमरे से जिशान के चिल्लाने की आवाजें आईं, लेकिन वह सिर्फ जिशान की आवाज नहीं थी। उसमें मोटका की दर्द भरी आवाज छिपी थी। वह बाबा को गालियां देने लगा और 5-6 लोगों के काबू में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने सबको धक्का दिया और फ्लैट के दरवाजे पर एक लात मारी। पूरा दरवाजा टूट गया।
वह बाहर भागा और बाकी सब ने भागकर उसे रस्सी से बांधा और लोहे की रेलिंग से कसकर बांध दिया। ज़िशान बिल्कुल एक हैवान में बदल चुका था। वह रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथ मार रहा था, जिससे खून बहने लगा था। सोसाइटी के सारे लोगों ने उसकी चीखें सुनी, पर उन्हें बाहर निकलने से मना किया गया था। 3.5 घंटे तक यही सब चलता रहा। बाबा मंत्र पढ़ते रहे और ज़िशान की देह से मोटका को निकालने की कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्हें सफलता मिली। ज़िशान की देह बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी। इसके बाद बाबा ने ज़िशान के बिस्तर के नीचे से एक पुरानी, थोड़ी जली हुई सी किताब निकाली। उन्होंने बताया कि यह लड़का उस जगह से यह किताब ले आया है और इस किताब के साथ वह उस लड़के की आत्मा को भी ले आया। बाबा ने कहा कि इस किताब को वापस वहीं रखकर आना होगा जहां से इसे लाया गया था। फहद के चाचा और एक और आदमी उस किताब को लेकर बस से वापस गांव जाने लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, रास्ते में उस बस के इंजन में चलते हुए अपने आप आग लग गई। बस जलने लगी और उसी के साथ वह किताब भी जल। घर आकर सबको लगा कि किताब के साथ साथ आत्मा की निशानी भी जल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद फहद रात को अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तभी उसके गेट पर 3 बार दस्तक नॉक हुई और उधर से ज़िशान की आवाज आई, फहद गेट खोलो। फहद को कहीं सुना हुआ याद आया, 3 नॉक्स ऑफ डेथ, मौत की 3 दस्तकें। उसे लगा कि गेट पर उसकी मौत खड़ी हो सकती है। उसने तुरंत ज़िशान की बहन सहर को फोन किया और पूछा कि ज़िशान कहाँ है। सहर ने देखा तो ज़िशान अपने कमरे में सोया हुआ था। फहद ने गेट नहीं खोला। उस दिन से लेकर आज तक भी फहद को कई बार अपने घर या कॉरिडोर में किसी भारी आदमी के दौड़ने की आवाज आती है और सपनों में उसे ज़िशान और जाहिद दोनों की चीखें सुनाई देती हैं।